वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्ज़ाम में। तो जैसा कि आपको पता है कि हिस्ट्री की जो है प्रीवियस ईयर के सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा चुके हैं। उसमें जो है अगला प्रैक्टिस सेट इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो इकोनॉमिक्स की जो है प्रैक्टिस सेट में जो है हम आपको सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमें दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेहतर संतुलित विकास के लिए कोष प्रवाह को लक्षित किया जाता है जिससे कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा दिया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन से राज्य आते हैं? तो इसमें जो है कथन दिया है और कूट दिया है, उसके आधार पर आपको आंसर देना है। तो कथन में है आपका पहला राजस्थान, दूसरा उत्तराखंड, बिहार, फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। तो ये 6 राज्य दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि विशेष श्रेणी वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो नीचे आपका कूट में आंसर दिया है। पहला है 1, 5, 6, 2, 4 और 5, 3, 5 और 6, 1, 3 और 6। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि विशेष श्रेणी वाले राज्य का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो विकास से संबंधित है, विकास के लिए कोष प्रवाह। तो आपको इकोनॉमिक्स में यही ध्यान देना है कि जो वर्ड होते हैं उसको कैसे सिंपल करके क्वेश्चन को समझा जाए और उसका जवाब दिया जाए। तो यहाँ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कोष मतलब होता है रिजर्व। कोष मतलब रिजर्व। जैसे आप घर में आप जैसे सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझाने की कोशिश करें तो बचपन में आप जो है पैसे को रिजर्व करके, कॉइन को रिजर्व करके किस में रखते थे? गुल्लक में रखते थे। तो वैसे जो हमारी सरकार होती है, भारत सरकार है, तो उसको जो है कोष वो भी रिजर्व करके आरबीआई के पास पैसा रखती है। तो कोष प्रवाह को लक्षित किया जाता है। तो कोष प्रवाह मतलब रिजर्व फ्लो, मतलब कि अपना पैसा जो रिजर्व की रहती है वो कहाँ कहाँ पर विकास के लिए लगाती है। और इस पैसे को जब लगाती है तो उसमें कुछ राज्य होते हैं, उनको विशेष श्रेणी का राज्य का दर्जा मिला होता है, जिससे वहाँ के खास ध्यान रखा जाता है। तो उसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि जम्मू कश्मीर तो आप जानते ही हैं कि विशेष श्रेणी वाले राज्य के दर्जे में आता है। तो जम्मू कश्मीर होगा, उत्तराखंड भी होगा और हिमाचल प्रदेश भी होगा। ना तो झारखंड आता है विशेष श्रेणी में, ना बिहार और ना ही राजस्थान। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कूट के हिसाब से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसमें कौन सा होगा? विशेष श्रेणी वाले राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो 2, 4 और 5 मतलब बी राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2014-15 की तुलना में एक चीज़ यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें जो है लगभग 40 से 50 जो है क्वेश्चन जो है करंट से रिलेटेड होते हैं, तो स्टैटिक पार्ट से कम होते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इसको अपडेट करते हुए हम चलेंगे। यहाँ पे सिर्फ मेरा मकसद ये है आपको बताना कि किस टाइप के क्वेश्चन उस समय पूछे जाते थे। जैसे 2015-16 में जो एग्ज़ाम हुआ है उस समय के उसी के हिसाब से करंट अफेयर्स में मतलब करंट से रिलेटेड जो भी, जैसे यहाँ पे सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 2014-15 का मतलब कि प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी, ये पूछा है। तो प्रेजेंट टाइम में इसको रिलेट करके चलना है, इसलिए आपको हम क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर का सॉल्व करा रहे हैं कि 2019-20 का जो है प्रति व्यक्ति आय जो है उसको ध्यान में रखना है, वो पूछा जा सकता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है वर्ष 2014-15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2015-16 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। पूछ रहा है कि जैसे हर साल जो है प्रति वर्ष जो है प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है, तो 2014-15 से जब 2015-16 में निकाला गया था तो कितने % की वृद्धि हुई थी, ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 6.1%, 7.4%, 7.6% और 7.72%। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा? 7.4%। तो ये क्वेश्चन तो अब पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये 2014-15 की है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 2019-20 के लिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। पहले बात तो आपको बता दें कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। मतलब कि इसमें ये मतलब प्रति व्यक्ति आय जब निकालना होता है तो कुल राष्ट्रीय आय, मतलब एक देश की जितने भी राष्ट्र के अंदर जो है जितनी आय होती है, वहाँ की जितनी जनसंख्या होती है, उससे जब मध्यावधि, जैसे एक पूरा वर्ष है, मान लीजिए एक वित्तीय वर्ष है, उसके मध्य अवधि में जाकर, मतलब कि जैसे वित्तीय वर्ष क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का, तो इसके बीच में जाकर के मतलब जितना राष्ट्रीय आय होता है, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन कर देते हैं, जो कि प्रति व्यक्ति आय
निकल जाता है। जब आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा तो इसको इतना सिंपल करके और इतना अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि आपको इकोनॉमिक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ सिर्फ इतना ही ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है, इसमें दिया है NDP ऑन MP। ये जो MP सब टाइटल में दिया है वो उसको ऑन बोलेंगे, मतलब कि इसका फुल फॉर्म आपको हम बता देते हैं। तो ये NDP है, NDP PC है, NDP MP है, NNP MP है सॉरी, और NNP PC है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे NDP का मतलब क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये ध्यान दीजिएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये है NDP। और NNP क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और ये दोनों चीज़ हो गए, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP। और MP क्या है, MP है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। और यहाँ PC नहीं होगा, सॉरी ये PC नहीं होगा, FC होगा, FC मतलब फैक्टर कॉस्ट। तो ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। जब टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा तो उसमें PC क्या होता है, FC क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मतलब और मार्केट कॉस्ट क्या होता है, NNP क्या होता है, NDP क्या होता है, सब चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएगी। तो यहाँ आप ये ध्यान रख लीजिए कि राष्ट्रीय आय को प्राय क्या है कहा जाता है, NNP ऑन FC, ये FC हो जाएगा। और फैक्टर प्राइस क्या होता है, अब यहाँ पे इसको हम बता देते हैं, बाकी सबको डिटेल्स में बताएंगे। तो NNP क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो जैसे आप जो है ये NNP जो होता है, जैसे राष्ट्र की आय जो होती है, राष्ट्रीय आय, जैसे हमारा भारत देश है तो भारत देश में जितनी राष्ट्रीय आय होगी, टोटल आय जो होगी, उसमें जो है जैसे जो भी वस्तु और जो है सेवा जो है उत्पादित, मतलब कि सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, तो उसको उत्पादन में, मतलब उसको निर्माण करने में जो है जितना कॉस्ट लगता है उसको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, लागत मूल्य कहते हैं या कारक मूल्य कहते हैं। इसको आपको डिटेल में टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा तो उसमें पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया था? तो ऑप्शन है आपका कपास, तंबाकू, धान और गेहूँ। तो यहाँ आपको बताना है कि MSP पहली बार मतलब किस कृषि उपज के लिए मतलब कि लगाया गया था, घोषित किया गया था। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या होगा, धान के लिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 1965 में पहली बार MSP लगाया गया था धान के लिए। ये मतलब कि MSP किसके द्वारा जो है मतलब कि लगाया जाता है, और ये ध्यान रखना है आपको, CACP। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म होगा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे आगे पूछा जा सकता है कि MSP किसके द्वारा लगाया जाता है, CACP द्वारा। इसके प्रथम जो है अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे अगर पूछता है तो ये ध्यान रखिएगा, उनका नाम क्या था, ML दंतवाला। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है आपका अरहर, मसूर, उड़द और मूंग। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मसूर। तो MSP जो है टोटल जो है प्रेजेंट टाइम में MSP 22 वस्तुओं पर लगाया जाता है, 22 वस्तुओं पर लगाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा उसमें मसूर नहीं है। जब MSP आपको इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहते हैं, जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें डिटेल्स में बताया जाएगा। उसके लिए आपको लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आती है? ध्यान रखिएगा, इसमें पूछ रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आती है।
तो देखिए आप एमएसपी के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगातार 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया होगा। इसमें आपका ऑप्शन है तंबाकू, कोपरा, सब्जी या फल और पटसन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सब्जी या फल। सब्जी और फल को जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर्गत नहीं लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता पूछता है। ऑप्शन है आपका नकदी और खाद दोनों फसलों की साथ साथ खेती हो, और 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि मिश्रित खेती क्या होती है। मिश्रित खेती में क्या होता है, इसमें जो है जब कृषि और पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन होता है, उसी को जो है मिश्रित खेती कहा जाता है, कृषि प्लस पशुपालन। तो इसमें ऑप्शन में आप देख लीजिए पशुपालन और फसल उत्पादन, पशुपालन और फसल उत्पादन एक साथ करना, तो कृषि और मतलब पशुपालन और कृषि एक साथ करना, तो यही राइट आंसर हो जाएगा इसका। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए दूसरा ऑप्शन जैसे दिया है 2 या 2 से अधिक प्रश्न नहीं, यहाँ फसलों हो गए, ध्यान दीजिएगा 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, ये जो है मिश्रित खेती नहीं, मिश्रित कृषि कहलाती है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। ऑप्शन है आपका सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। इसमें बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। इसको भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्यों कहा जाता है, ये आपको बता दें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके जो है भारत के जो लोग हैं वो 55% से अधिक, 55% से अधिक लोग जो है इस पर प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जो है निर्भर हैं, किस पे, कृषि पर। इसीलिए इसे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। अगर आपको जैसे ऑप्शन में मेरुदंड न देखे भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाए तब भी इसको जो है कृषि को ही कहा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। इसमें ऑप्शन है आपका कृषि, उद्योग, सहकारिता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है, कृषि है। कृषि इसका राइट आंसर होगा। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हमें, जिसमें मतलब प्रकृति के द्वारा हम डायरेक्ट मतलब कि कोई चीज़ें प्राप्त करते हैं। जैसे कृषि करते हैं तो वो डायरेक्ट प्रकृति से जो है खेत में खेती करके जो है कृषि करते हैं। पशुपालन हो गया, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन उत्खनन। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त करते हैं, इसलिए ये जो है प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी फिर आ गया आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो आपको बता दें, इसकी परिभाषा हम बता देते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब सरकार द्वारा जो है किसानों को दिया जाने वाला एक प्रकार का इंश्योर्ड कह सकते हैं, इंश्योर्ड प्राइस होता है, इंश्योर्ड प्राइस, बीमित मूल्य होता है। मतलब कि किसानों को जो है उनकी फसल पर जो है एक प्रकार से बीमा दिया जाता है। मतलब कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, समर्थन करती है सरकार कि मैं इतना प्राइस दूंगा। तो उससे क्या होता है, जैसे मार्केट में जाकर आप अपने फसल को बेचते हैं और अगर मार्केट में आपको जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में अगर कोई आपके फसल को मतलब कि कॉस्ट लगा रहा है, तो आप उससे क्या करते हैं, आप FCI में जाकर के, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो लगभग सभी जगह हो जाता है पर्याप्त रूप में, तो वहाँ पे आप उसको जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 2016 में आया था, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये 2016 में आया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अब जो है 2019-20 का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उस समय के हिसाब से 1410 रुपये। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं अपडेट इसको करना चाहूँ तो यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा। 2019-20 का मैंने जो है इसका लेटेस्ट अपडेट करके आपको बता रहा हूँ। 2019-20 का जो है 19-20 का अगर आप गेहूं का जो है
गेहूँ को देखेंगे तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, गेहूँ को देखेंगे तो 1925 रुपये प्रति कुंटल है, ये गेहूं का है। लेकिन अगर धान का देखेंगे तो जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है धान का जो है 1815 और 1835 है। 1815 और 1835 दो कैसे बता रहे हैं, ग्रेड ए का जो चावल होगा धान होगा वो 1835 में, बाकी जो जनरल नॉर्मल होगा वो 1815 है। तो ये ध्यान रखिएगा, 2019-20 का अपडेट है, 1835 है धान का और 1925 है गेहूं का। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब कि अलग अलग होता है, 22 फसलों का है तो 22 फसलों का अलग अलग होगा, जो कि आपको डिटेल में मैं टॉपिक वाइज अध्ययन कराऊंगा। तो उसमें एक एक का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य है, किसके द्वारा लागू होता है, क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद आपको और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2014-15 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन था, तो ये 2014-15 का आंकड़ा है, ये ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है आपका 255 मिलियन टन, 270 मिलियन टन, 265 मिलियन टन और 257 मिलियन टन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 257 मिलियन टन, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका तो आंकड़ा 2014-15 का है, ये 2019-20 का भी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जब आपको टॉपिक वाइज मैं पढ़ाऊंगा तो 2019-20 का इसका मैं अपडेट करके बता दूंगा कि कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है। गैर योजना व्यय मतलब ऐसी जगह व्यय करना जहाँ पर प्री प्लान्ड पहले से जो है प्लान ना हो, तो गैर योजना बिना योजना बनाए वहाँ पर आपको देना है जो भी आपका राष्ट्रीय आय इकट्ठा हुआ है। तो उसमें क्या है, ऑप्शन है आपका ब्याज का भुगतान, रक्षा व्यय, उर्वरक सब्सिडी है और सार्वजनिक उद्यमों के लिए ऋण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ब्याज का भुगतान। सरकार को जैसे जो पैसा लेती है उसमें ब्याज का भुगतान करना होता है सरकार को, तो ध्यान दीजिएगा वहाँ पर जो व्यय करना है उसके लिए उसको योजना नहीं बनाती, वो सरकार अपने जो पैसा लास्ट में बचता है तो वो ब्याज के लिए भुगतान कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 13वां क्वेश्चन है, विश्व में वर्ष 2016-17 के रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा 2016-17 का ये भी है, तो इसमें कौन सा स्थान था 2016-17 में, यहाँ पर ये छठा स्थान था, सॉरी ये छठा नहीं, सॉरी चौथा स्थान था, ये ध्यान रखिएगा 16-17 में चौथा स्थान था। अब आपको 2019-20 का अपडेट करना है आपसे, आप जो भी क्वेश्चन है जो भी पेपर आपका आने वाला होगा 2020 में या 21 में, तो वहाँ 2019-20 या 20-21 का अपडेट आपसे पूछेगा। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर रक्षा बजट क्या होता है, जैसे डिफेंसिव एक्सपेंडिचर जो होता है, जैसे सरकार जो है डिफेंसिव एक्सपेंडिचर है, सरकार जो है जैसे बाहर से मिसाइल कोई खरीद रही है, कोई जहाज़ खरीद रही है, तो उसके लिए जो है या फिर यहाँ की सेना के लिए जो खर्च कर रही है, तो उसके लिए जो है जो भी खर्च होते हैं उसका एक मतलब बजट तैयार करती है कि कितना इसमें खर्च करना है। तो प्रेजेंट टाइम में कितना है 2019-20 में ये 3.18, ये दशमलव है 3.18 लाख करोड़। तो ये 19-20 का अपडेट है, ये ध्यान रखिएगा 3.18 लाख करोड़। डायरेक्ट पूछ सकता है आपका कि रक्षा बजट 2019-20 क्या है, लेकिन बजट में आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। और टॉप पर कौन है, अमेरिका है, फिर दूसरे नंबर पे जो है चीन है, ये ध्यान रखिएगा। ये 2016-17 के आपको एक टास्क देते हैं, इसका जो है कमेंट में आप इसको जो है प्रेजेंट टाइम में किस स्थान पर है ये आपको बताना है। तो पहले और दूसरे स्थान पर कौन है, अमेरिका और चीन है। ये भी आपको एक जो है ऑप्शन मतलब कि ट्रिक दे देते हैं कि ये दो टॉप 5 में जो है अब भारत शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं। थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये क्या होता है, जैसे कोई भी वस्तु होता है, ये तो सिर्फ पहले ये जान लीजिए कि WPI जो होता है थोक मूल्य सूचकांक जो होता है सिर्फ वस्तुओं पर लगता है। जैसे आप कोई वस्तु मार्केट से खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि थोक में ले लीजिए सामान को। क्या आप सेवा को मतलब जैसे बैंक जा रहे हैं तो क्या बैंक में सेवा को या फिर जो है आप टीचर से जो पढ़ते हैं वो भी जो है वो सेवा होता है, शिक्षा, तो उसको क्या आप थोक में लेते हैं। क्या कभी आप कहते हैं कि शिक्षा को थोक में ले लीजिए, या बैंक में आप जाते हैं तो वहाँ की सेवा को थोक में लेना जानते हैं, तो नहीं। तो एक चीज़ आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि WPI जो होता है वो सिर्फ वस्तु पर लागू होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मुख्य घटक पूछ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली, सेवाएं और विनिर्मित उत्पाद। तो पहले यहाँ पे आपको जो है बताए हैं तो उससे आपका सिंपल हो जाएगा। तो विनिर्मित उत्पाद, ईंधन और बिजली
और प्राथमिक वस्तुएं। प्राथमिक वस्तु मतलब कृषि से संबंधित। तो ये तीनों जो है WPI में शामिल होती हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो है टाइप हुआ है, इसका ये कथन है और इसका कोट में ऑप्शन था, ये जो कि टाइप नहीं हो पाया है। तो मैं आपको कथन दे देता हूँ बनाकर अपने आप से ही, जिससे आपको इसका आंसर दे दीजिएगा। तो ए है, बी है, सी है और डी है। तो यहाँ पे आपको कोड देना है, तो कोड में जो है मैं आपको दे देता हूँ, जैसे 1 2 4 है, आप और कुछ ले सकते हैं, 2 3 4 ले लीजिए, या फिर 1 3 4 ले लीजिए, और एक लास्ट ऑप्शन भी कुछ ले सकते हैं, 1 2 3 ही कर दीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से मुख्य घटक हैं किसके, एक सेकेंड, इसमें सॉरी गड़बड़ हो गया, 1 2 4, बी आपका है 2 3 4, सी है आपका 1 3 4 और डी है आपका 1 2 3। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है कि कौन कौन से WPI के अंतर्गत आते हैं। तो सेवा को छोड़कर बाकी सारे आते हैं, जैसे कि आपको हम एलिबरेट करके बताए हैं। तो प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली और विनिर्मित उत्पाद तीनों आते हैं। तो 1 2 4 पहले ऑप्शन में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आपको इसमें जो भी दुविधाएं हो रही हैं, जो भी समझ ना आ रहा हो, कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, और जो है इसको काफ़ी अच्छे से डिटेल में जब क्लास चलेगी तो आपको समझाया जाएगा। धन्यवाद।